Hello everyone, my name is Saima and we are here on the online platform of Gravity Course। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं के सिलेबस की। आपका क्लास 11th क्लास 12th जो चैप्टर्स टॉपिक्स हैं उसके लिए आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री सिलेबस पूरा कवर करवाने की पूरी अच्छे से कोशिश करूँगी। ठीक है बेटा। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपके लेवल पे अभी तक क्लास 10 तक तो आप पढ़ते आए होंगे कि हाँ ठीक है केमिस्ट्री है, उसमें 4 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, बेसिक चीज़ें 5 चैप्टर्स, अलग अलग बोर्ड्स के लिए अलग अलग चैप्टर्स, आईसीएसई या और भी यूपी बोर्ड, जितने अलग अलग आपके बोर्ड्स हैं उसमें अलग अलग वैरिंग नंबर ऑफ चैप्टर्स रहे होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज से 2 साल बाद या आज से 1 साल बाद किसी एंट्रेंस जैसे कि नीट जेई के लिए अपेयर होने वाले हैं तो आपको फुल फ्लैश तरीके से सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करना होगा, जिसमें केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइड कर दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, मान लेते हैं जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एनसीईआरटी इज़ वेल इनफ। आप पढ़िए एनसीईआरटी, अच्छी बात है। एनसीईआरटी को पूरा कवर करिए, आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसके अलावा आप इस लेक्चर को फॉलो करिएगा पूरी अपनी जर्नी में, बहुत अच्छा आप स्कोर करो। लेकिन अगर उसके अलावा आप नीट या फिर जेई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने वाले हो तो एनसीईआरटी को तो आपको एज अ बाइबल पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसके अलावा जो और मैं यहाँ पे बुक्स बताने जाऊँगी उनको भी फॉलो करिएगा और इस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते जाइएगा। आप केमिस्ट्री में फुल स्कोर करोगे, जैसा कि ग्रेविटी के लिए हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, जेई और नीट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने का, तो आप भी वन ऑफ दोज बन सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स आते हैं जिसमें ज़्यादा आपको मैथ्स वगैरह देखने को मिलेगी। में सॉल्विंग इक्वेशन, उन प्रॉपर्टीज़ की बात होती है जो फिजिकली देखने में आते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हमारे नज़र में देखने में आते हैं। तो अगर इसके लिए मैं अगर आपको कहूँ, सबसे पहले तो आपको अगर बुक्स फॉलो करने होंगे, एनसीईआरटी तो मैं सबके लिए ही लिखूँगी कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना होगा। एनसीईआरटी के अलावा आप हमारे कोचिंग की मॉड्यूल्स को फॉलो करिए, उस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे कवर होते हैं उसमें, आपको सब मिलेगा उसमें। आप उसको सिर्फ सॉल्व करके जाइए और एक दो जो बुक्स मैं बताने जा रही हूँ उसको आप सॉल्व करके जाओगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने जो भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम आप अपियर होने वाले। ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आप कोचिंग मॉड्यूल, ग्रेविटी कोचिंग मॉड्यूल यूज़ करिएगा। ग्रेविटी के मॉड्यूल यूज़ करिएगा। इसके अलावा एक बुक आती है एन अवस्थी, ये 3 बुक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम सीइंग द लेक्चर्स तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आप पहले एनसीईआरटी को बिल्कुल प्रायोरिटी बनाइए कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ें, इररिस्पेक्टिव कि अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में तो नहीं आता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, हर सब्जेक्ट के टॉपिक में एनसीईआरटी कवर होता है। ओके। सेम वे इज़ फॉर इनऑर्गेनिक ऑल्सो। एनसीईआरटी और कोचिंग की मॉड्यूल तो आपको करनी ही है, ग्रेविटी कोचिंग की मॉड्यूल फॉलो करिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं यही चीज़ ऑर्गेनिक के लिए भी लिखूंगी। इसके लिए एक बुक आती है जेडी ली करके, आप वो सॉल्व करिए। इनऑर्गेनिक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेडी ली में आपको मिलेंगे। और इसमें एमएस चौहान, ये 3 सब डिविजन्स हैं केमिस्ट्री के, ये 3 सब डिविजन्स के रिस्पेक्टिव बुक्स मैंने आपको लिख के दे दी हैं। आप ये तीनों बुक्स आपको फॉलो करने हैं, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में और बहुत अच्छे मार्क्स ले। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं आज से केमिस्ट्री की शुरुआत करने। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके बेटा। तो सबसे पहला जो इसका
चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लास 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको अगर हम देखें तो ज़्यादातर इसको डिवाइड कर दिया जाता है मोल कॉन्सेप्ट 1 में और मोल कॉन्सेप्ट 2 में। ठीक है, बहुत आपको मॉड्यूल्स कोचिंग बुक में मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट 1 और मोल कॉन्सेप्ट 2, और इसमें पहले मोल कॉन्सेप्ट 1 में और 2 में रिस्पेक्टिवली पहले 1 में सीखते हैं क्या है बेसिक टर्म्स क्या हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, मोलारिटी मोलालिटी वगैरह वगैरह। फिर मोल कॉन्सेप्ट 2 में और उससे आगे चीज़ें जैसे कैसे सॉल्व करने हैं, इक्वेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके आगे। ठीक है, तो अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट 1 से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलता है, किस तरीके से हम आजमा सकते हैं कि अच्छा ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे केमिस्ट्री हमें दिखी। तो वो सारी चीज़ें आपके पहले पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मेंशन्ड है, जिससे क्वेश्चंस आए हैं, नीट और जेईई में बहुत बार आए हैं। पर ऐसा होता है कि लोग इसको स्किप कर देते हैं, लोग सोचते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर इतनी बेसिक चीज़ से कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप 4 मार्क्स लूज़ कर दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा आपके लिए लॉस है, क्योंकि सिर्फ आपको मुश्किल से इस पर आधा घंटा देना होगा और आप इसके लिए 4 to 8 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। और इस टॉपिक के लिए तो आपको मुश्किल से 5 मिनट्स देने होंगे। जो मैं यहाँ बताऊँगी वो सिर्फ आप पढ़ लेना, बस इससे बाहर आपके लिए नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखें तो डेली टू डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले एसिड रेन मेंशन करती है एनसीईआरटी। एसिड रेन, जितने भी ऑक्साइड्स जो है सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, जो एटमॉस्फेयर में थ्रू व्हीकल्स पोल्यूशन ऊपर चले जाते हैं, वो जाते हैं। और आपको पता है भाई कि आसमान में क्या है, आसमान में क्लाउड्स हैं। ठीक है, क्लाउड्स में क्या है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर के साथ जब ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ पोल्यूशन के थ्रू ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गया, सल्फर डाइऑक्साइड गया, या नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स जब एटमॉस्फेयर में गए तो इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाते हैं और रिएक्ट करते हैं तो ये तरह तरह के एसिड्स बनाते हैं। मैं तरह तरह के एसिड्स लिखती हूँ आपके सामने ताकि आप समझें कि कैसे। जैसे मान लेते हैं कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड गया, उसने रिएक्ट किया तो वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, क्या बनाता है ये, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड पहला, अगर वाटर के साथ CO2 ने रिएक्ट किया तो ये बनेगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड दिखाऊं तो ये बनेगा सल्फ्यूरस या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी बन सकता है। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। ज़्यादातर H2CO3 मिलता है जो कि सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें फिर आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड। इधर करते हैं, अगर मैं यहाँ पे H2O जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ मैं कोई भी NOx लिख रही हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं NO के भी फॉर्म में, NO2 के भी फॉर्म में निकलते हैं, तो X मान रहे हैं, हमें क्लियरली नहीं पता है कि किस फॉर्म में वो गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं NOx, तो ये बनाता है जनरली HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये तीनों ही एसिड्स हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गए ऊपर, क्लाउड्स में जाके ये स्टोर हो गए। अब जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही बारिश होती है तो ये ड्रॉपलेट्स के साथ नीचे आएंगे रेन के फॉर्म में, और आपके लिए ये एसिड रेन की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे ये, एसिड रेन। जैसे ही ये नीचे आएगा, अब ये एसिड रेन
मॉन्यूमेंट्स पे, स्किन पे, जहाँ पे भी गिर रही है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो रही है। आपने सुना होगा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि डीकलराइजेशन ऑफ ताजमहल इसी की वजह से हो रहा है। जो मार्बल है उसका वो ख़राब होते जा रहा है दिन पे दिन इसी ड्रेन की वजह से। तो पहली बात तो ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम कहाँ देख रहे हैं, पहली चीज़ हो है एसिड रेन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग। दूसरा है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस रहने देते हैं इसको। अब क्या होता है, कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि ये जो है ये भी व्हीकल्स से या फिर कोल पेट्रोलियम के जलने की वजह से मीथेन वगैरह ये रिलीज होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, अब सन की जब एनर्जी इस पे आती है, इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम कहते हैं। अब ये सोलर एनर्जी जो है पहुंच रही है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, पहुंच के यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रही है और हीट प्रोवाइड कर रही है। आपको पता ही होगा कि सोलर एनर्जी जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है पूरे अर्थ पे, जो पूरे दुनिया को चला रही है जो वो सोलर एनर्जी। तो जब ये यहाँ पर आती है और यहाँ पे हमें पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या फिर होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जब ये यहाँ से सोलर एनर्जी पहुँचती है अर्थ के सरफेस पे, तो जैसे ही अर्थ अब रोटेट करके सन से दूर गया, जब सन के ऑपोजिट जब चला गया, तो ये जो हीट आई थी सन के तरफ से उसको अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस प्रेजेंट हैं उसको ट्रैप कर लेती हैं उस हीट एनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, क्या कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्या कर रहा है, इस सोलर एनर्जी या फिर हीट एनर्जी को जो सन से आ रही है उसको ट्रैप कर लेता है ताकि अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन हो, जो कि मीन टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है अर्थ का है। तो ये किसका काम है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस का। ये दोनों जो गैसेस हैं CO2 और मीथेन गैसेस, इन दोनों का काम क्या है कि ये ट्रैप करती हैं सोलर एनर्जी को। ठीक है, ये क्या करती हैं, सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करती हैं। सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, दिन पे दिन इतने वेहिकुलर एग्जॉस्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कंबशन चैप्टर, जिसमें कंबशन में क्या रिलीज होता था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक फिक्स प्रोपोर्शन में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हो गए हैं तो इसकी वजह से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो हीट एनर्जी या सोलर एनर्जी ट्रैप हो रही थी सन की, वो अब ज़्यादा होने लगी है क्योंकि यहाँ पे अब CO2 के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने लगे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पहले नहीं था अब आ गया है, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शुरू से है, पर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह। ठीक है, ये एक कॉन्सिक्वेंस हो गया। दूसरा ग्रीन हाउसेस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको बताया अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है पहले से, लेकिन पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंटेंट बढ़ते चली जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मीन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस फिनोमिना को हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पहले भी प्रेजेंट थी, पर अब जो है ज़्यादा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो उसके वजह से
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ गई और ग्लोबल वार्मिंग शो होने लगा। ठीक है, ये एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस था। अब तीसरा देखते हैं कहाँ केमिस्ट्री दिखती है। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। एक तो मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को कि ये एसिड रेन में जाके काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग पिस्ता खाते हो, पिस्ता पिस्ताचियो बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, खाओ खाओ खाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स को ब्रॉडन करता है। क्यों? आपको पता है इतने हम लोग जंक फूड खा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, तो जो वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता चला जा रहा है, तो वेसल्स जो होती है नैरो होती चली। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है कि ये उन वेसल्स को ब्रॉडन करता है और हमारे सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, अच्छा करता है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा है और पिस्ता में पाया जाता है। ये भी आपके बुक में मेंशन्ड है, इसमें भी लिख लीजिएगा। हेल्प्स ब्रॉडन ब्लड वेसल्स। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जैसे मैं खड़ी हूँ, मैंने कुछ गर्म चीज़ छू ली, तो मैंने इसको छुआ, मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया, ये मेरा इम्पल्स था, मेरा रिएक्शन था कि अरे ये बहुत गर्म चीज़ थी, मुझे हाथ हटाना है। तो ये काम भी नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत रोल प्ले है। ये क्या करता है कि आपके इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है, इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, हम लोग रिएक्शन दे पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ हार्मोन्स कम हो गए जिससे आप रिएक्शन नहीं कर पा रहे, तो जिसके अंदर सेंसेस नहीं होंगे वो गर्म चीज़ छुएगा तो उसको छूता ही रह जाएगा, अपना हाथ नहीं हटाएगा, इवन तो उसका हाथ जल रहा होगा। तो ये काम भी नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। ठीक है, उसके अलावा इसका काम क्या है कि ये ट्यूमर सेल्स के ग्रोथ को स्लो करता है। slows down the growth of ट्यूमर सेल। ठीक है, ये 3 यूजेस थी नाइट्रिक ऑक्साइड की जो आपको मैंने बताया। पहला है ये ब्लड वेसल्स को ब्रॉडन कर दे रहा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तीसरा है ये स्लो डाउन कर देता है ट्यूमर सेल के ग्रोथ को। ठीक है, तो एक तरह से कैंसर ना हो उसके लिए भी हेल्प कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज या 3 इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमने देखी जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है। इसको आप एक बार पढ़ लो, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको इसको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आज पहला लेक्चर है, थोड़ा हम उसी अंदाज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चौथी चीज़ देखते हैं, फर्टिलाइजर्स। आपको एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स कितने यूज़ होते हैं? ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में भी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। किस तरह से? क्योंकि तरह तरह के कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं रिएक्शन करा के अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग कंपाउंड्स के। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला आपका यूरिया है। ठीक है, यूरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर्स है। अब तो और भी आ गए हैं, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट, बहुत से आपको फर्टिलाइजर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स जो है डिफरेंट तरह के आप पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री में जो देखे जाते हैं। ठीक है, एक आपको मिलेगा अमोनियम सल्फेट, एक आपको सोडियम फॉस्फेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया सोडियम फॉस्फेट। ये 3 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं और एग्रीकल्चर में इनका बहुत यूज़ है। अब एक जगह और देखने को केमिस्ट्री मिल रही है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ट्रांसिडिटी और करोजन पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था BHA पढ़ा होगा, BHA पढ़ा था, एनिसोल जिसमें लगा होता है जो फूड को वेस्ट होने से बचाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू चेक फूड वेस्टेज।
चेक फूड वेस्टेज। ठीक है, तो ये दोनों आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स देखने को मिल रहे थे क्लास 10th में। ठीक है, आपके क्लास 11th एनसीईआरटी में, एक सेकेंड, आपके क्लास 11th के केमिस्ट्री में आपको दो फूड प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे। एक होता है सोडियम बेंजोएट, है सोडियम बेंजोएट, है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये दोनों फूड प्रिजर्वेटिव्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, यहाँ पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता है इसके अलावा फिर और कहीं आपको देखने की ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स, ये बात हो गई। अब थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का रोल देखिए मेडिसिन में भी आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेडिसिन में सबसे पहले आपने देखा था कोविड के टाइम कितना सैनिटाइजर 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 चल रहा था, है ना, हर जगह सैनिटाइजर्स यूज। तो वो क्या था, कुछ नहीं था, वो प्रोपेन 2 ऑल था। तो एक तो सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर जो बनते हैं वो प्रोपेन 2 ऑल से बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैंसर के थेरेपी में भी यूज़ होता है ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, कैंसर थेरेपी पे। और के अलावा एड्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है केमिस्ट्री की, ड्रग्स वगैरह भी बनाए जा रहे हैं केमिस्ट्री का यूज़ करके। ठीक है, सैनिटाइजर प्रोपेन 2 ऑल आप समझ लीजिए, ये का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। और अभी मैं मानती हूँ कि आप केमिस्ट्री के बेस पे हो तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो कोई बात नहीं है, आगे लेक्चर्स में आपको मिलेगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कैंसर थेरेपी में सबसे इम्पॉर्टेंट है सिस्प्लैटिन। ये आपके नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQ है कि विच ऑफ द कंपाउंड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लोग हमेशा सोचते हैं ये कहाँ से आया, ये कहाँ पे था। तो ये आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पहले ही पैराग्राफ में मेंशन्ड है, कैंसर थेरेपी सिस्प्लैटिन। ठीक है, उसके अलावा टैक्सोल एक और ड्रग है जो बनाया जाता है, का काम ही है कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज। अच्छा, एड्स के ट्रीटमेंट में एजिडोथाइमिडीन करके एक ड्रग आती है, वो यूज़ होती है, जो बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है। एजिडोथाइमिडीन, ये थोड़ा हमने ये बात की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिकल साइंस कि कहाँ पे क्या मेडिकल साइंस में क्या यूज़ हो रहा है केमिस्ट्री का। अच्छा, इसके अलावा थोड़े बहुत आप उसमें भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स में भी देख सकते हो केमिस्ट्री का। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें गैमेक्जीन और DDT, गैमेक्जीन और DDT, ये दोनों इंसेक्टिसाइड्स आपके बुक में मेंशन है। ठीक है, गैमेक्जीन और DDT। इतना आपके इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को करता है कॉम्प्राइज। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा और आपको कुछ मिलेगा। एक और चीज़ आप देख सकते हो, परवॉक्साइड्स होते हैं, वो बहुत ही हाईली कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, आप इसमें लिख लो परवॉक्साइड, सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स। सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स।
तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो मैंने 7 पॉइंट्स में कंप्राइज कर दिया है। इसके अलावा आपको नहीं आएगा कुछ ऐसा जो आप ना कर पाओ, आप सब करके आओगे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो पेज है एनसीईआरटी का वो कवर हो गया है आपके बोर्ड के भी पर्सपेक्टिव से, नीट और जेई के भी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा हम चलते हैं और हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? मैटर के बारे में बात करेंगे कि क्या है मैटर, किस तरह से दुनिया में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यूनिवर्स में दो चीज़ें मिलती हैं, पहला एनर्जी है और दूसरा मैटर है, ठीक है। मैटर की चीज़ है एनर्जी। आप अपनी केमिस्ट्री में मैटर के भी बारे में पढ़ोगे और एनर्जी के भी बारे में पढ़ोगे, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आज से जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हम मैटर की बात करेंगे। आगे अपकमिंग चैप्टर्स में एनर्जी की बात होगी, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब जो चैप्टर्स हैं इसमें आप देखोगे कि कैसे एनर्जी क्या कर रहा है, किस रिएक्शन को कैसे आगे बढ़ा रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है। पर हम लोग को बेस से शुरू करना है, तो हम लोग मैटर की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैंने कोई स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ मास है और मैं एक वॉल्यूम या फिर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। दैट मीन्स आई एम मेड अप ऑफ मैटर। ये पेन है, ये यहाँ पर है, इसने जगह घेरी हुई है इस हवा में, यानी कि इसके अंदर भी कुछ मैटर प्रेजेंट है। तो मैटर के बारे में आप लिख सकते हो कि कोई भी चीज़, एनीथिंग that has mass and occupies space, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं मैटर। अपार्ट फ्रॉम मैटर बाकी दुनिया में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी वो होंगी एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया मैटर, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास कुछ मास है। ये तो आप पढ़ते आए हो, क्लास 9 10th में पढ़ा होगा आपने कि मैटर की डेफिनेशन। अब थोड़ा हम लोग मैटर में और आगे जाएंगे और उसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी हम लोग आगे चैप्टर्स में देखेंगे, के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिख दिया मैटर क्योंकि आज हम लोग मैटर के बारे में पढ़े, लड़ाई वाला मैटर नहीं है ये मैटर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में है, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर। है प्योर सब्सटेंसेस वो होंगे, पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में देखते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो हम लोग यूनिवर्स जिसमें प्रेजेंट है उसमें मैटर है और एनर्जी है, ठीक है। अब हम लोग मैटर के मैंने बारे में बताया आपको कि कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई कर रही है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसके पास मास है, उसको हम लोग कहते हैं वो मैटर है, ठीक है। अब मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अगर मैटर को हम पढ़ें तो उसका भी क्लासिफिकेशन है कि वो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्लासिफाइड है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होता है, पहले हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। देखो वाटर है, आपने H2O लिया, ठीक है, वाटर मानती हूँ कि आपने वाटर लिया है H2O। वाटर में क्या प्रेजेंट है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। टोटल ये 18 ग्राम्स होगी। क्या बनाया इसने? वाटर। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लेती हूँ और 17 ग्राम ऑक्सीजन ले लेती हूँ, ऐसा होगा कि एक बात ये वाटर रहे? नहीं, ये नहीं रहेगा। यानी कि कोई भी चीज़ जिसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगी, उसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि आपने वाटर कहीं से भी ऑब्टेन किया, टैप वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से, सी वाटर से, आपको हमेशा यही फॉर्मूला मिला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में प्योर सब्सटेंसेस में? सबसे पहला पॉइंट,
ये क्या लिख लीजिए, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, पहली बात। दूसरी बात, अब इनको हम दोबारा इससे स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपसे, पहली बात तो मैंने लिया H2O, ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैं इसको ब्रेक करके हाइड्रोजन बना लेती हूँ और ऑक्सीजन बना लेती हूँ, ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या ये अब रहा वाटर? नहीं, अब तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया, यानी कि वाटर ब्रेक करके उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अब वाटर रहा ही नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दे कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था वो मैं दोबारा लिख लेती हूँ, हाइड्रोजन गैस और हाफ ऑक्सीजन, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। यहाँ पे एक और बात समझिएगा, इवन बाय केमिकल मेथड्स और फिजिकल, और फिजिकल मीन्स, ठीक है, यानी कि मैंने बोला आपसे कि वाटर है, लाओ मैं उसको किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करा के वाटर को ब्रेक कर देती हूँ, तो वाटर को जब मैंने ब्रेक किया तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया, यानी कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और फिजिकल मीन से भी अगर मैं कहूँ कि मैंने अलग अलग कर दिया है, मैंने एक ग्लास में लिया था पानी, अब मैं उसको 3 हिस्सों में कर दे रहा हूँ, मैं कहूँगी अब ये वाटर लगोगे, नहीं, आप इसमें भी उठाओगे तो वही कॉम्पोजिशन, वही चीज़ है, वही वाटर है, ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इवन बाई फिजिकल मीन्स या फिर केमिकल मीन्स, किसी भी तरीके से नहीं कर, ठीक है, तो ये हो जाते हैं प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर क्या है, इनका उल्टा है, यानी कि इनके फिक्स कॉम्पोजिशन है, इनके फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे। जैसे आप समझो यहाँ पर मिक्सचर की बात कर रहे हैं, पहली बात, दे डू नॉट हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, दे नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने बनाया है एक, मैंने एक वेसल लिया या फिर मैंने एक जग लिया, उसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाला, ठीक है, ये शरबत बन के तैयार हो। अब मेरा मन किया, मैं अगर मैंने किसी को दिया, किसी ने कहा यार इसमें मीठा बहुत कम है, 1 चम्मच और चीनी डाल दिया, तो क्या अब ये हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अब ये शरबत नहीं रहा, ये कुछ और हो गया, पहले भी वो शरबत, अभी भी वो शरबत है। इसीलिए मिक्सचर जो होते हैं दो चीज़ों के मिलने से बने हैं। मैंने एक दूसरा, मैंने मान लो पानी लिया, मैंने उसमें मिट्टी मिला दी, ठीक है, मिट्टी मिलाई मिट्टी मिलाई मिट्टी मिलाई, तो वो बन गया मिक्सचर, दो चीज़ों के मिलने से बना। अब लेकिन मैं चाहूँ कि मैं उसको अलग कर दूँ तो वो हो जाएगा, कैसे? यहाँ पे ये अलग नहीं हो रहे थे, यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इवन बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स, ये दे कैन बी ब्रोकन, दे कैन बी ब्रोकन फर्दर। तो मान लीजिए कि आपका वही एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, शरबत लिया, उसमें चीनी थी, ठीक है, अब मैंने कहा मैं इसको हीट करूँगी, जब मैंने हीट किया तो पानी उड़ गया और बीच पहले जो उसमें चीनी था, चीनी रह गया पैन में, तो यानी कि ये तोड़ा जा सकता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग तोड़ नहीं सकते थे, वाटर को अगर मैं तोड़ती तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लेता, जो कि वाटर एनीमोर नहीं रहता, वो वाटर नहीं रहता, वो कुछ और बन गया, वो हाइड्रोजन गैस बन गया है और ऑक्सीजन गैस बना लिया उसमें। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको तोड़ा जा सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मिक्सचर है, ठीक है, तो इनको हम लोग फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं और प्योर सब्सटेंसेस में देखते हैं कि अब इनकी क्लासिफिकेशन। पहले हमने बात की कि दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो मैटर है या एनर्जी है यूनिवर्स में,
अब यूनिवर्स में जो मैटर है मैंने उसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया कि ये प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर होंगे। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में मैंने बताया कि ये फिक्स कॉम्पोजिशन है, वाटर आप कहीं से भी निकालो वाटर के फॉर्मूले में H2O ही मिलेगा। लेकिन शरबत अगर आप कहीं से निकालो तो किसी के घर 4 चम्मच शरबत चीनी में पड़ता होगा शरबत में, किसी के घर 10 चम्मच पड़ता होगा, किसी के घर 2 चम्मच पड़ता होगा, लेकिन वो है तो शरबत, तो इसीलिए उसका कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसमें बताया कि ये जो है इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो टू सिंपलर या फिर स्मॉलर कंपोनेंट्स। अगर आप ब्रेक करने पे आओगे तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, वो कुछ और ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओ तो आप इसको तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने शरबत लिया, उसको आपने खौलाया, पानी उसमें बॉईल करना शुरू किया, पानी उड़ गया वाटर वेपर बन के, और उसमें जो चीनी थी वो वैसे ही रह गई पीछे, तो ये आप कर सकते हो। अब हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, फिर किसी और चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, मिक्सचर्स की बात करेंगे। प्योर प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफाइड है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है? एक सेकेंड, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हमने बात की एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट समझिएगा, देखिए 100 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं दुनिया में। ठीक है, 100 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं दुनिया में। ठीक है, 118 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं दुनिया में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये सेम तरह के एटम्स में से बने होंगे। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, यहाँ पे लिख लेंगे कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब ये जो एटम्स हैं, इसमें जो जैसे एक एलिमेंट है उसमें एटम्स होंगे। ठीक है, अब ये एटम्स जो हैं ये या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते होंगे या फिर नहीं भी कर सकते होंगे। एटम्स में बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी ये मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। ठीक है, और नॉट एग्जिस्टिंग। एलिमेंट्स के बारे में बताया कि दुनिया में 118 एलिमेंट्स मिलते हैं जो बनाते हैं अपना, जो भी एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठे होकर बन गया उन्होंने एलिमेंट्स। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स से बने होंगे, यानी कि अगर आपने लोहा लिया, आपने लोहा को पढ़ना शुरू किया तो लोहा बना होगा आयरन से। अब उसमें आयरन आयरन आयरन, हर जगह आयरन होगा। वैसे ही सोडियम आपने उठाया तो सोडियम के एलिमेंट्स जो होंगे सोडियम के एटम से बने होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें सल्फर का एटम आके घुस गया होगा या फिर कार्बन का एटम आके घुस गया होगा, तो ये तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग कहते हैं ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। पर यहाँ एक बात आती है कि एटम्स में भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग, ये कैसे हो रहा है ये समझिए। मान लेते हैं कि मैंने आपसे हाइड्रोजन की बात की। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का सिंबल है H, ये एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट यही है।
हाइड्रोजन का सिंबल है H और सबसे पहला एलिमेंट यही है। अब क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं मैम, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अकेले स्टेबल नहीं है, इसीलिए दूसरा हाइड्रोजन खोजता है जिससे ये बॉन्ड बना ले। बॉन्डिंग वगैरह आप आगे चैप्टर्स में पढ़ो, लेकिन यहाँ पे मैं इस पॉइंट का मतलब आपको समझाना चाह रही हूँ, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन अकेले उड़ने पे आए कि मैं अकेले एग्जिस्ट करूँगा, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको एक और साथी चाहिए होगा एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बना लेता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। एक फैमिली है, उसमें 4 मेंबर है, मम्मी पापा हैं, 2 बच्चे। हम लोग भी छोटे थे एक पॉइंट पे। अब हम जब छोटे थे तो हम अपनी केयर खुद से नहीं कर पाते थे, हमारे पेरेंट्स हमारी, अभी भी हम बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स ही हमारी केयर कर रहे हैं। पर अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि खुद से अपने कपड़े धो सकते हैं, खुद से हम बाल झाड़ सकते हैं, खुद से मैं अपनी घड़ी पहन सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं वो सब नहीं कर सकती थी। उसी को कहते थे कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, अपने मदर पे, अपने फादर पे डिपेंडेंट। अब पैसा कमाने की बात अगर करते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से अभी उस स्टेज पे हो कि आप पैसा लेते हो, क्योंकि आप अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। पर एट पॉइंट ऑफ लाइफ जब आप कल को डॉक्टर या इंजीनियर्स बन जाओगे, तो फिर उसके बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फिर आप अपने पेरेंट्स को भी पैसे देने शुरू। तो उसी को कहते हैं डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। अब यहाँ हाइड्रोजन जो था ये अकेले था, ये अकेले नहीं घूम पाता, इसको कोई चाहिए था, तो इसने दूसरा हाइड्रोजन खोजा, इसने बनाया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब मैं अगर आप इससे बात करूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कौन से एटम्स मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था? अगर अकेले था तो आप बोलोगे नहीं मैम ये इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो आप पीछे बात बताई कि ये कंपोज ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, और एटम्स में भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। ये बात हो गई हाइड्रोजन की जो नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग था। ठीक है, अब मैं उन चीज़ों के भी बारे में बात कर सकती हूँ जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम। नोबल गैसेज हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था क्लास 10, नोबल गैसेज भी आती हैं जो 18th ग्रुप होता है। ठीक है, ये हो गया हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है, इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये खुश होता है, यानी कि इसको हीलियम की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे भी एग्जिस्ट कर लेता है। इसको दूसरे He, ऐसा नहीं हाइड्रोजन की जैसा कि ये आया और इसने कहा कि आओ हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से एक और बॉन्ड बनाता हूँ और He2 बना लेता हूँ, नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगल ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि जब हम बड़े हो गए तो हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हीलियम किससे एग्जिस्ट करता है? He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, He एटम्स होंगे इसमें, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इतनी बात हुई, ये हुई प्योर सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स की बात हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी, ये थी कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की बात हुई, अब कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब जो है कंपाउंड्स जो है, दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स के मिलने, टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स या फिर आयंस।
और मोर टाइप ऑफ एटम्स या फिर आयंस। ठीक, अब ये क्या वाला है इसको भी समझिएगा। एलिमेंट्स में जब मैंने बात की तो मैंने बोला कि लोहा था, लोहे की रॉड थी, पूरे उसमें लोहे के एटम्स थे। हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स थे। नियॉन, हीलियम जो थे इसमें सिर्फ पहले अकेले एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ हीलियम के एटम्स थे। लेकिन यहाँ पे है 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि हो सकता है एक हाइड्रोजन का हो, एक क्लोरीन, एक कार्बन का हो, एक ऑक्सीजन का हो। ठीक है, पर वो जो कॉम्पोजिशन होगी वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स या फिर आयन विल बी फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एग्जाम्पल में इसमें लिख सकती हूँ। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वाटर भी बात कर रहे थे हम लोग पीछे। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, तो ये सब अलग अलग से अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर किससे बना है, जैसे मान मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि वाटर किससे बना हुआ है, कहाँ वाटर जो है किससे बना हुआ है, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि मैम इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। क्या ये बात एलिमेंट वाली रही यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स थे। ठीक है, वैसे ये मैंने CO2 की बात की है आपसे, तो CO2 किससे बना है? एक कार्बन के एटम से और 2 ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपके कंपाउंड्स हैं वो 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स या आयंस से बने हुए। ठीक है, अगर आयंस समझने पे आए तो आयंस ये समझिएगा कि NaCl है तो ये बनता है Na+ से और Cl- से, यानी कि कोई भी ऐसा एटम जिसपे चार्ज आ गया हो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसने बना लिया है सोडियम का कैटायन। ठीक है, तो ये क्या है? सोडियम